देखा था फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कल की वीडियो में हमने कंप्लीट की थी, और कल मैंने बताया था आपको कि जो हम अगली नेक्स्ट आने वाली वीडियो है उसमें हम इंग्लैंड की क्रांति, इससे अपनी वीडियो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, हमें अपने जो सिलेबस है उस सिलेबस में मेन 4 क्रांतियाँ मुख्य रूप से पढ़नी है। इंग्लैंड की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, रूस की क्रांति और अमेरिका की क्रांति। ठीक है, तो अब हम पढ़ रहे हैं इंग्लैंड की क्रांति। फ्रांस की क्रांति हमारी कंप्लीट हो गई थी, जिसने नहीं देखी है वो जाकर आप वीडियो एक बार देख लीजिए। 3 पार्ट में मैंने फ्रांस की क्रांति को कंप्लीट किया है। तो अब आती है हमारी इंग्लैंड की क्रांति। हालांकि हमें कायदे से इंग्लैंड की क्रांति पहले पढ़नी चाहिए थी, लेकिन ये चीज़ मेरे दिमाग से स्किप कर गई, और इस वजह से मैं इंग्लैंड की क्रांति जो है वो अब पढ़ा रही हूँ। और अगर आप लोग चाहते हैं सीरियल वाइज इन क्रांतियों को पढ़ना, तो आप सबसे पहले इंग्लैंड की क्रांति पढ़ना, उसके बाद आप अमेरिका की क्रांति, और फिर तीसरे नंबर पे आएगी फ्रांस की क्रांति। मैं ईयर वाइज ये चीज़ बता रही हूँ क्योंकि सबसे पहले जो क्रांति हुई थी वो इंग्लैंड की क्रांति हुई थी। चलिए अब हम इंग्लैंड की क्रांति से अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंग्लैंड की क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। ठीक, ये 1688 में हुई थी। इंग्लैंड में जो सत्ता परिवर्तन हुआ था वो 1688 में हुआ था, और इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति भी कहा जाता है। गौरवपूर्ण क्रांति क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस क्रांति में खून की एक बूंद नहीं बही थी, बिना खून की एक बूंद भी बहाई ये क्रांति हुई थी। यहाँ पर इंग्लैंड में सत्ता परिवर्तन हुआ था, इसलिए इस क्रांति को गौरवपूर्ण क्रांति कहा जाता है। अब हम देखते हैं कि इस क्रांति के कारण क्या क्या थे। तो हम सबसे पहले देखेंगे कारणों में सैजबूर का युद्ध। ठीक है, जिसे मनमत का विद्रोह भी कहा जाता है। ये 1685 में हुआ था। 1685 में जब चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद वहाँ पर शासक बना जेम्स द्वितीय। इसे हम ऐसे समझते हैं कि देखिए सैजबूर का युद्ध क्या था, या मनमत विद्रोह। मनमत विद्रोह मैं आपको बता देती हूँ कि इस विद्रोह में क्या था। कि देखिए जब चार्ल्स प्रथम की मृत्यु हुई 1685 में, तो वहां पे जो उसका उत्तराधिकारी बना, राजा जो बना, वो बना जेम्स द्वितीय। ठीक है, जेम्स द्वितीय चार्ल्स का भाई था, ये दोनों आपस में भाई थे। और चार्ल्स का एक बेटा था जिसका नाम ड्यूक ऑफ मनमथ था। ठीक है, इसका नाम ड्यूक ऑफ मनमथ था। तो जब चार्ल्स प्रथम की मृत्यु के बाद जेम्स द्वितीय राजा बना, तो जो चार्ल्स प्रथम का बेटा था ड्यूक ऑफ मनमथ, इसने कहा कि जो राजगद्दी है वो तो मुझे मिलनी चाहिए, कि मैं राजगद्दी का उत्तराधिकारी हूं, ना कि जेम्स द्वितीय। और इस आधार पर जो ड्यूक ऑफ मनमथ था इसने विद्रोह कर दिया। ठीक, इसके विद्रोह को, मनमथ के विद्रोह को जेम्स द्वितीय ने कुचल दिया और इसको मृत्युदंड की सजा दी। मृत्युदंड दे दिया। ठीक है, और इससे क्या हुआ कि जो वहाँ ब्रिटेन के जो लोग थे, इंग्लैंड के जो लोग थे, उनके मन में इस बात पर रोष फैल गया कि जो चार्ल्स हमारा द्वितीय है, जो हमारा राजा है, उसने जेम्स स्कॉट को या ड्यूक ऑफ मनमथ को फांसी क्यों दी। उसे फांसी नहीं देनी चाहिए थी, उसे वो देश से निकाल सकते थे, कोई और दंड दे सकते थे, लेकिन उसे फांसी नहीं देनी चाहिए थी। तो इस वजह से ब्रिटेन की क्रांति का एक प्रमुख कारण था सैजबूर का युद्ध, जो कि वहां पर 1685 में हुआ था। फिर
सेकंड रीजन देख लेते हैं हम। दूसरा कारण था, जो जेम्स द्वितीय था वो कैथोलिक धर्म का अनुयायी, एक तरह से कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देने का प्रयास कर रहा था। ठीक है, कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड में लाने का प्रयास कर रहा था। और इन प्रयासों में उसने क्या किया था कि कैथोलिकों को सेना और सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त कर रहा था। गैर प्रोटेस्ट समूहों के खिलाफ लागू सभी दंडात्मक कानूनों को निलंबित कर रहा था, कि जो गैर प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग हैं। देखिए वहां पर ब्रिटेन में उस समय जो प्रोटेस्टेंट धर्म है, आपको पता होना चाहिए कि जो ईसाई धर्म है, ईसाई धर्म की दो शाखाएं हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ठीक है, जो कैथोलिक धर्म है ये प्राचीन मान्यताओं पर आधारित है, और इस पर रोम का पोप रोम के पोप का प्रभुत्व था। ठीक है, कैथोलिक धर्म जो था वो ईसाई धर्म की रूढ़िवादी शाखा है, प्राचीन पुरानी मान्यताओं को मानने वाली शाखा है, और इसका जो उत्तराधिकारी है या इस धर्म पर जो प्रभुत्व है वो रोम के पोप का है। ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म है वो सुधारवादी, ईसाई धर्म की सुधारवादी शाखा है। ठीक है, और इस पर जो रोम का पोप है इसका कोई प्रभुत्व नहीं है, रोम के पोप का कोई प्रभुत्व नहीं है। तो जो उस समय की ब्रिटेन परिस्थितियां थी, वहां पर जो यूरोप में लगभग यूरोप के सभी शासक इस धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, प्रोटेस्टेंट लोगों को बढ़ावा दे रहे थे, इनके इनके हित में अपनी नीतियां बना रहे थे। लेकिन जेम्स द्वितीय ने क्या किया कि उसने कैथोलिक धर्म को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, और इससे इंग्लैंड के लोगों में रोष फैल गया कि हमारी जो सारी नीतियां हैं, जो पुराने हमारे राजा हैं, पुराने जो शासक हुए हैं, वो सभी प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा देना चाह रहे थे, उसे बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि ये सुधारवादी शाखा है। लेकिन जो जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दे रहा है, और इससे हमारा जो देश है, हमारा देश अधिक विकास नहीं कर पाएगा, और देश में जो है रूढ़िवादिता को बढ़ावा मिलेगा। इस कारण से इंग्लैंड के जो लोग हैं, इंग्लैंड के लोग जेम्स द्वितीय के खिलाफ हो गए। दूसरा रीजन ये था। तीसरा रीजन था जज। अब उसने जेम्स द्वितीय ने कैथोलिक धर्म को इंग्लैंड में वापस लाने के लिए क्या क्या प्रयास किए। उसने कैथोलिकों को सेना और सरकार के उच्च पदों पर नियुक्त करना शुरू कर दिया। गैर प्रोटेस्टेंट समूह के खिलाफ लागू सभी दंडात्मक कानूनों को निलंबित कर दिया। देखिए, जो गैर प्रोटेस्टेंट मतलब प्रोटेस्टेंट को छोड़कर जितने भी अन्य धर्म थे, अन्य समूह थे, सिवाय प्रोटेस्टेंट के अन्य समूह जितने भी थे, उनके खिलाफ जितने भी कानून थे कि भाई उनको दंड देने के लिए जो भी कानून पुराने राजाओं ने या पुराने शासकों ने बनाए थे, जेम्स द्वितीय ने उन सभी को निलंबित करना शुरू कर दिया। थर्ड इसमें था कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जैसे प्रमुख विश्वविद्यालयों में कैथोलिक विद्वानों को नियुक्त करने की कोशिश। उसने एक प्रयास ये भी कर दिया कि जो कैथोलिक विद्वान हैं उन लोगों को ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों में नियुक्त करूंगा मैं, जबकि ये वहाँ के जो कानून है, वहाँ के पुराने कानूनों के खिलाफ था। वो लोग वहाँ के जो पुराने शासक थे कैथोलिक धर्म को बढ़ावा नहीं दे रहे थे, कैथोलिक धर्म को दबाने की या कम करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो जेम्स द्वितीय ने दोबारा से इस धर्म को बढ़ावा देने के प्रयास शुरू कर दिए, और इससे ब्रिटेन के लोगों में रोष फैलना शुरू हो गया। तीसरा रीजन था जज जेफरीज की अधीनता में खूनी अदालत की स्थापना। अब इसका मेन रीजन क्या था? इसका मुख्य कारण ये था कि देखिए, जब जेम्स द्वितीय गद्दी पर बैठा और उसके खिलाफ मनमत का विद्रोह हुआ, ठीक है, मनमत ने विद्रोह किया राजगद्दी पर बैठने के लिए, तो जेम्स द्वितीय जो है वो उन सभी लोगों को दंड देना चाहता था जिन्होंने मनमत का साथ दिया था। उसका मानना ये था कि मैं उन सभी लोगों को दंड दूंगा जिसने कि उसके खिलाफ हथियार उठाए थे, उस विद्रोह में, मनमत के विद्रोह में हथियार उठाए थे, और इसलिए उसने खूनी अदालतों की स्थापना की। एक कारण उसका था जनता के मन में इतना खौफ पैदा करना कि भविष्य में कोई भी राजा के खिलाफ विद्रोह करने की हिम्मत ना कर सके। उसका मतलब ये था, मतलब एक कारण ये था कि वो चाहता था
उसने खूनी अदालतों की स्थापना की, क्योंकि वो चाहता था कि मेरी जो जनता है, जनता के मन में इतना डर बैठ जाए, इतना डर मैं खुद बैठा दूं कि जो जनता है वो भविष्य में मेरे खिलाफ कभी कोई विद्रोह करने की हिम्मत ना करे। उसने ये कानून तो बनाए, इन कानूनों में उसने साथ में क्या किया कि जो कानूनी प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया के बजाय कानूनी प्रक्रिया को एक तरफ कर दिया कि कानूनी प्रक्रिया से मुझे कोई मतलब नहीं है। जो जज था जेफरीज, उसे विशेष अधिकार दे दिए कि वह बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए, कानूनी प्रक्रिया का पालन करना कोई जरूरी नहीं है, वह बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन करे, तेजी से मुकदमे चलाए और सजा सुना दे। उसने जज जेफरीज को विशेष अधिकार दिया कि आप कानूनी प्रक्रिया का पालन मत कीजिए, भले ही आप कानूनी प्रक्रिया का पालन मत कीजिए, लेकिन आप जो भी मेरे खिलाफ कोई व्यक्ति आवाज़ उठाता है उसके खिलाफ तेजी से तुरंत मुकदमा चलाए और तुरंत सजा सुना दे। ठीक है, और इसके लिए उसने खुली अदालतों की स्थापना की थी। इन अदालतों में व्यक्ति को मृत्युदंड दिया जाता था। ठीक है, सजा दी जाती थी मृत्युदंड की। थर्ड रीजन ये था वहाँ की क्रांति का। फिर चौथे नंबर पे जो फोर्थ रीजन था, फोर्थ रीजन ये था कि देखिए, जो उस समय ब्रिटेन का राजा था जेम्स द्वितीय, उसकी फ्रांस के राजा जो लुई 14वां राजा था, उससे थोड़ी बहुत साठगांठ चल रही थी, या फिर ये ब्रिटेन के लोगों में शक बैठ गया कि ये जो हमारा शासक है, जो जेम्स द्वितीय है, वो फ्रांस के शासक लुई 14वें से बातें कर रहा है, या उससे शासन कार्यों में उससे सहायता ले रहा है, उससे सलाह ले रहा है। और इस शक का एक कारण ये था कि जो फ्रांस का शासक था लुई 14वां, वो अपने देश में फ्रांस में प्रोटेस्टेंटों को की धार्मिक स्वतंत्रता को प्रोटेस्टेंटों की स्वतंत्रताओं को कम कर रहा था, उन्हें उनका हनन कर रहा था। उसने नेंटेस का एक फरमान था जिसमें कि प्रोटेस्टेंट समूहों को धर्म की स्वतंत्रता दी गई थी, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी इन समूहों को कि आप अपना कोई भी धर्म माने, किसी भी तरह की पूजा पाठ करें, आपको कोई इसमें कोई रोक टोक नहीं है। ये नेंटेस के फरमान के नाम से जाना जाता है। लेकिन लुई 14वां जो था वो अपने आप को कहता था कि मैं ही राजा हूँ और आप मुझे ही राजा मानिए। तो उसने लुई 14वें ने एक तो नेंटेस के फरमान को रद्द किया जिससे कि प्रोटेस्टेंट समूह को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई थी। दूसरा उसका कहना यह था कि देखिए, धरती पर कोई ईश्वर नहीं होता, कोई देवता नहीं होता है, जो राजा होता है राजा ही देवता होता है, और वो अपने आप को देवता ही कहता था। उसका एक प्रसिद्ध कथन था कि मैं ही राजा, मैं ही देवता हूँ, मैं ही देवता हूँ। अब लुई 14वें का तो ये मान्य था कि देवता वही है, उसे सभी दैवीय अधिकार प्राप्त है पृथ्वी पर, वो ईश्वर का रूप है। लेकिन जो इंग्लैंड है, इंग्लैंड में लोग संसद की शक्ति में विश्वास करते थे। अगर आप में से किसी ने वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ी होगी थोड़ी बहुत, तो उन्हें पता होगा कि 1215 में इंग्लैंड में एक अधिकारों का घोषणा पत्र या अधिकारों का मैग्ना कार्टा एक जारी हुआ था, जिसमें फ्रांस में संसदीय शक्ति स्थापित हुई थी और मूल अधिकार जनता को दिए गए थे। ठीक, तो एक रीजन ये था कि इंग्लैंड के लोगों के अंदर ये डर था कि देखिए, जो फ्रांस में तो राजतंत्र है, राजा अपने आप को देवता बता रहा है, राजा अपने आप को ईश्वर बता रहा है, लेकिन हमारे यहाँ तो संसद की शक्ति है और संवैधानिक राजतंत्र है। तो इस बात को लेकर भी जो ब्रिटेन की जनता के मन में ये शक पैदा हो गया कि जो हमारा शासक है, हमारा जो राजा है, जो जेम्स द्वितीय है, वो शासन कार्यों में फ्रांस से सहायता ले रहा है, क्योंकि फ्रांस भी कैथोलिक धर्म को मानने वाला था और वो कैथोलिकों के लिए अलग से कानून बना रहा था। उस समय में कैथोलिकों को ज़्यादा बढ़ावा दे रहा था और जेम्स द्वितीय भी कैथोलिक धर्म के प्रति अपनी निष्ठा दिखा रहा था। तो फोर्थ रीजन ये था इंग्लैंड की क्रांति का। फिर फिफ्थ रीजन में आता है कि धार्मिक न्यायालय नाम से उसने एक विशेष न्यायालय की स्थापना की थी जो देश के विधान के विरुद्ध था। ठीक, इसमें क्या था कि देखिए, जो प्रोटेस्टेंट पादरी उसके कैथोलिक समर्थक आदेशों को मानने से इनकार करते थे, उन्हें पद से हटाने और दंडित करने के लिए इसने किस लिए ये धार्मिक न्यायालय की स्थापना की थी कि जो
प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाले थे, ठीक है, प्रोटेस्टेंट धर्म के प्रीस्ट थे, पादरी थे, वो अगर कैथोलिक समर्थक आदेशों को मानने से इनकार करें कि अगर हमने राजा ने कैथोलिकों के समर्थन में कोई नियम कानून बनाया है और प्रोटेस्टेंट पादरी उस नियमों को मानने से इनकार करते हैं तो राजा उन्हें पद से हटाएगा और उन्हें दंडित करेगा। इसलिए उसने धार्मिक न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। दूसरा इसका रीजन क्या था कि महत्वपूर्ण पदों पर जबरन कैथोलिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की कोशिश। इस नियम के द्वारा उसने, इस विधान के द्वारा उसने जो कैथोलिकों की नियुक्ति थी वो महत्वपूर्ण पदों पर करने की कोशिश की। इस नियम के थ्रू उसने महत्वपूर्ण पदों पर, जो शासन कार्य के महत्वपूर्ण पद होते थे या देश के महत्वपूर्ण पद होते थे, उसमें जबरदस्ती कैथोलिकों की नियुक्ति करना सुनिश्चित करने की कोशिश की, जबकि इन पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। पुराने शासकों ने इन पदों पर प्रतिबंध लगाया हुआ था। फिर एक रीजन इसमें ये था विशेष न्यायालय की स्थापना की वो अपने आप को असीमित शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहता था। वो जैसे फ्रांस का राजा था, वो अपने आप को दैवीय शक्ति मानता था। उसका कहना था कि मैं ही ईश्वर हूँ या मैं ही देवता हूँ। तो यहाँ पर जेम्स द्वितीय भी वही कोशिश कर रहा था कि जो मेरी बात है वो किसी के द्वारा टाली ना जाए, ठीक है, कि जो मैंने कह दिया या जो भी जैसे भी मैं कह रहा हूँ या जो मैं कर रहा हूँ वही सही है, और उसी को सही मानकर सभी जो हमारे देश के सभी नागरिक हैं मेरी बातों का पालन करें, मेरे ही नियमों का पालन करें। वो संविधान को बिल्कुल एक तरफ रख रहा था। वो कह रहा था कि संविधान मेरे लिए कुछ नहीं है, और अपने आप को सीमित शक्ति के रूप में स्थापित करना चाह रहा था। इसके लिए भी उसने विशेष न्यायालय की स्थापना की, ठीक है। ये हो गया हमारा फिफ्थ रीजन। फिर देखिए, राजा द्वारा नियमों का उल्लंघन। एक कारण इसमें क्या था कि जितने अभी तक हमने ऊपर देखे हैं, ऊपर सभी नियम कानून देखे हैं, जो भी रीजन देखे हैं, वो सभी राजा द्वारा एक तरह से पुराने नियमों कानूनों का उल्लंघन ही हो रहा था। यहाँ पे क्या था कि एक टेस्ट एक्ट था 1673 का, जो 1673 में बना था। टेस्ट एक्ट बना था, राजा उसका उल्लंघन कर रहा था। और ये टेस्ट एक्ट क्या था, इसके तहत सरकारी और सैन्य पदों के लिए व्यक्ति का प्रोटेस्टेंट होना अनिवार्य था। टेस्ट एक्ट 1673 में आया था। और ये एक्ट क्या था, इस एक्ट के अंदर ये प्रावधान था कि जितने भी सरकारी पद हैं, जितने भी सेना के पद हैं, उनके लिए जो व्यक्ति नियुक्त होगा वो नियुक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म का ही होना चाहिए, कैथोलिक या किसी अन्य धर्म का नहीं होना चाहिए। और जैसा कि अभी हमने देखा कि जो राजा कैथोलिक धर्म को तो और मान्यता दे रहा था, बढ़ावा दे रहा था। यहाँ पे कैथोलिकों की नियुक्ति सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहा था, और इसके लिए उसने विशेष न्यायालय की स्थापना तक भी कर दी थी, ठीक है, कि इन पदों पर कैथोलिकों की नियुक्ति सुनिश्चित हो। लेकिन जो राजा है वो इस प्रक्रिया में किस नियम का उल्लंघन कर रहा था, टेस्ट एक्ट 1673 का। सेकंड नंबर पे 1641 में संसद ने एक कानून पारित किया था जिसने राजा द्वारा धार्मिक न्यायालयों के गठन पर रोक लगा दी थी, ठीक है। वहां पर संसद ने पहले से ही 1641 का एक्ट पास किया हुआ था। इस एक्ट के जरिए संसद ने ये कानून पारित किया था कि जो राजा है वो धार्मिक न्यायालयों का गठन नहीं करेगा, ठीक, लेकिन यहाँ पे वो विशेष न्यायालय की स्थापना कर रहा था, ठीक। तो ये 1641 के एक्ट का उसने उल्लंघन कर दिया। फिर जेम्स का दावा था कि उसके पास दैवीय अधिकार है, कि वो ही देवता है, वो ही ईश्वर है, जिससे वह किसी भी कानून को निलंबित कर सकता है। उसका कहना था कि मेरे पास असीमित शक्ति है, मैं ही देवता हूँ, मैं ही राजा हूँ, मैं ही शासक हूँ, और मैं किसी भी कानून को निलंबित कर सकता हूँ। संसद की अनुमति के बिना कैथोलिकों के खिलाफ बने सभी दंडात्मक कानूनों को खत्म करने की कोशिश की। अब देखिए, हमने देखा है कि जो 1215 में वहां संसद की शक्ति स्थापित हो गई मैग्ना कार्टा से, ठीक। तो जो सभी निर्णय लिए जाते थे वो संसद की सलाह पर लिए जाते थे, लेकिन इसने बिना संसद की सलाह के, संसद से कोई सलाह नहीं ली। जो कैथोलिकों के खिलाफ कानून बने थे वो संसद की सलाह पर बने थे, लेकिन जब जेम्स द्वितीय इन कानूनों को खत्म करने पर आया तो उसने संसद की कोई अनुमति नहीं ली, संसद से कोई बातचीत नहीं की इस चीज के लिए, और वो इन नियमों को खत्म करने की कोशिश कर रहा था। तो ये 6th रीजन था हमारा इंग्लैंड की क्रांति का। फिर 7वां रीजन था लंदन में स्थायी सेना रखना।
उस समय जो लंदन था, ये जो ब्रिटेन था, उस समय जो ब्रिटेन था, ब्रिटेन के अंदर स्थायी सेना रखना एक अपराध माना जाता था, कानून के विरुद्ध माना जाता था, क्योंकि वहां पर राजा स्थायी सेना नहीं रखता था। वहां पर राजा जो स्थायी सेना है, वो स्थायी सेना वहां के सामंत वर्ग या कुलीन वर्ग के द्वारा रखी जाती थी। ठीक, लेकिन जब मनमथ का विद्रोह हुआ, मनमथ विद्रोह के बाद में राजा के मन में ये बात बैठ गई कि ऐसे विद्रोह और भी हो सकते हैं, और ऐसे इन विद्रोह को दबाने के लिए उसने स्थायी रूप से अपनी सेना रख ली। जो सेना मनमथ के विद्रोह में जिस सेना ने उसका साथ दिया था, उस सेना को उसने भंग नहीं किया, ठीक है, और उस सेना को स्थायी सेना कर दिया। और ये वहां के कानून के विरुद्ध था, ब्रिटेन के कानून के विरुद्ध था। तो एक रीजन ये क्रांति का। नंबर 8 पर आता है 1807 का डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस। ये डिक्लेरेशन क्या थी? इसमें सभी कानूनों को जेम्स द्वितीय ने निलंबित कर दिया जो कैथोलिक और अन्य गैर एंग्लिकन समूहों को सजा देते थे, कि जितने भी कानून हैं, जिन कानूनों के तहत कैथोलिकों को या फिर गैर प्रोटेस्टेंटों को सजा दी जाएगी, वो सभी कानून निलंबित कर दिए उसने, जेम्स द्वितीय ने सभी कानूनों को, उन सभी कानूनों को निलंबित कर दिया। फिर उसने इस घोषणा के फलस्वरूप क्या किया? सार्वजनिक रूप से पूजा करने की अनुमति दी लोगों को, ठीक है, कि आप सार्वजनिक रूप से पूजा कर सकते हैं, अपने धर्म के अनुसार पूजा कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, आपके पूजा पाठ करने पर कोई पाबंदी नहीं है। फिर कैथोलिक और अन्य समूह के लिए सरकारी, नागरिक, सैन्य पदों पर दरवाजे खुल गए। इस डिक्लेरेशन के फलस्वरूप उसने क्या किया कि जो सरकारी पद हैं, जो नागरिक पद हैं, जो सैन्य पद हैं, उन पदों पर कैथोलिक और अन्य समूहों की भी नियुक्ति की जा सकती है। और इन पदों पर नियुक्ति करने के लिए, जो सरकारी पद है, सरकारी पदों पर नियुक्ति करने के लिए पहले हमने एक एक्ट देखा है। अभी हमने एक टेस्ट एक्ट देखा है जो 1673 में बना था। अभी हमने एक टेस्ट एक्ट देखा जो 1673 में बना था। इस 1673 में बना था। इस एक्ट के तहत, ठीक है, जो प्रोटेस्टेंट शपथ होती थी प्रोटेस्टेंटों के लिए, कि जो व्यक्ति है वो सरकारी पद पर नियुक्त व्यक्ति प्रोटेस्टेंट धर्म से है, ये शपथ वहां पर ली जाती थी। अब जब इसने 1687 की डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस की घोषणा की, इस घोषणा में उसने कहा कि देखिए, जब सरकारी पद है, सरकारी पदों पर जो नियुक्ति होगी, उस नियुक्ति के लिए टेस्ट एक्ट के तहत जो एक शपथ ली जाती है प्रोटेस्टेंट होने की, वो नहीं ली जाएगी। उसकी अनिवार्यता को उसने खत्म कर दिया। तो एक रीजन ये था वहां पर क्रांति का। फिर 1688 में गिरजाघरों में राजाज्ञा पादरी द्वारा पढ़कर सुनाने का आदेश, ठीक है। 1688 में उसने क्या किया कि जो ये डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस थी, ठीक है, इसकी दूसरी घोषणा उसने की 1688 में। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस की दूसरी घोषणा 1688 में की, और उसने कहा कि देखिए, जो मैंने ये घोषणा की है, ठीक है, इस घोषणा को गिरजाघरों में जो पादरी वर्ग है, जो प्रीस्ट वर्ग है, वो पढ़कर सुनाएंगे। प्रत्येक रविवार को ये घोषणा सुनाई जाएगी, ठीक है। और इस घोषणा को प्रत्येक पादरी, चाहे वो कैथोलिक धर्म से हो, चाहे वो प्रोटेस्टेंट धर्म से हो, वो चर्च में पढ़कर सुनाएगा, ठीक है, गिरजाघरों में पढ़कर सुनाएगा। अब इस घोषणा से क्या हुआ कि जो प्रोटेस्टेंट धर्म के 7 पादरी थे, उन्होंने इसका विरोध किया। उन्होंने राजा को कहा कि देखिए, हम ये घोषणा पढ़कर नहीं सुना सकते, और उन्होंने राजा को एक प्रार्थना पत्र भेजा, ठीक है, एक प्रार्थना पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि देखिए, हम आपको प्रार्थना पत्र भेज रहे हैं, और हम आपसे ये अनुमति कर रहे हैं, ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमें इस कानून से मुक्त रखें या इस कानून से बाहर करें, क्योंकि हम ये आपकी जो ये राजाज्ञा है, हम ये राजाज्ञा आपकी नहीं मान सकते। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जो शासक था, जो जेम्स द्वितीय था, उसने कहा कि जो ये पादरी हैं, ये मुझे प्रार्थना पत्र नहीं भेज सकते, इस तरह का कोई प्रार्थना पत्र मुझे नहीं भेज सकते, ठीक है। और अगर ये मुझे ऐसा प्रार्थना पत्र भेजेंगे तो मैंने जेल में डाल दूंगा। और उसने वही किया, उसने उन्हें, जो पादरी थे, उन्हें जेल में डाल दिया, ठीक है। अब जेल में डालने के बाद उन पृष्ठ पर या उन पादरियों पर मुकदमा चला। मुकदमे में न्यायालय ने कहा कि भाई ये बरी कर दिए, कि भाई ये निर्दोष हैं, इन्हें हक है
मुकदमे में न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया और बरी करने के बाद में फिर के बाद लोगों में इस बात को लेकर भी रोष फैल गया कि जो राजा है, राजा प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग हैं उन लोगों को परेशान कर रहा है, उन लोगों को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाह रहा है। अब देखिए, ये तो थे जो लंबे समय से वहां पर चले आ रहे कारण थे। 9 कारण मैंने आपको बताए हैं। इसमें पहला कारण था 1685 में सैजबूर का युद्ध। फिर दूसरा कारण था कैथोलिक धर्म को वापस इंग्लैंड में लाने के प्रयास। फिर तीसरा कारण था जज जेफरीज की अधीनता में खूनी अदालतों की स्थापना। फिर चौथा कारण है लुई 14वें द्वारा, फ्रांस का जो शासक था, उस शासक से जो ब्रिटेन का शत्रु था, ब्रिटेन के लोगों में जिसके प्रति शत्रुता का भाव था, ठीक है, जो तो उस शासक से लुई 14वें से जो ब्रिटेन का शासक है वो सहायता ले रहा था, ऐसा शक वहां के लोगों में फैल गया राजा के प्रति। फिर फिफ्थ रीजन था कि धार्मिक न्यायालय की स्थापना, विशेष न्यायालय की स्थापना धार्मिक न्यायालय के नाम पे जो देश के विधान के विरुद्ध था। राजा इन नियमों का उल्लंघन कर रहा था। किस का टेस्ट एक्ट, राजा वहाँ के जो पुराने बने हुए नियम थे वो उन नियमों का उल्लंघन कर रहा था। टेस्ट एक्ट 1673 1641, ठीक है, और अपने आप को वो देवता बता रहा था। तो एक रीजन ये भी था वहाँ की क्रांति का। फिर उसने लंदन में स्थायी सेना रख ली थी जो वहाँ के विधान के विरुद्ध थी। डिक्लेरेशन ऑफ इंटेलिजेंस और गिरजाघरों में राजाज्ञा पढ़कर सुनाने का आदेश जो था। अब ये तो थे सारे जो पुराने समय से चले आ रहे कारण थे, पुराने कारण थे, ठीक है। जो उस समय तात्कालिक कारण था क्रांति का, तात्कालिक कारण वो था जेम्स द्वितीय के घर में बेटे का पैदा होना। पुत्र जन्म, जो वहां की क्रांति का तात्कालिक कारण था, वो कारण था कि जेम्स द्वितीय के यहाँ पर पुत्र पैदा हो गया था। अब देखिए, जो जेम्स द्वितीय है उसकी अधिक आयु हो चुकी थी और जो ये सारे मतलब नियम कानून वो लागू कर रहा था, उन नियम कानूनों के फलस्वरूप वहाँ के जो जनता थी, ब्रिटेन की जनता थी, उनका ये मानना था या वो ये सोच रहे थे कि भाई देखिए, जेम्स द्वितीय तो बूढ़ा हो गया है, ये कुछ दिनों में मर जाएगा, इसकी मृत्यु हो जाएगी, और जो शासन कार्य है फिर उसकी पुत्री जो मेरी है, जिसका नाम मेरी था, और जो हॉलैंड के शासक की पत्नी थी, हॉलैंड के शासक की पत्नी थी, ठीक है, कि वो गद्दी पर बैठेगी, वो राजगद्दी पर बैठेगी। और जो मैरी है, मैरी हॉलैंड के शासक की पत्नी थी, और जो हॉलैंड का शासक था वो प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला था। तो वहां के लोगों के मन में ये बात फैली हुई थी कि जब राजा की मृत्यु हो जाएगी तो मैरी राजगद्दी पर बैठेगी, और जब मैरी राजगद्दी पर बैठेगी तो वो प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा देगी, और इस तरह से क्या होगा कि जो राजा है, जो जेम्स द्वितीय कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दे रहा है, तो ये प्रक्रिया यहीं की यहीं रुक जाएगी। लेकिन फिर क्या हुआ कि जेम्स द्वितीय के यहाँ पुत्र का जन्म हो गया और लोगों के मन में भावना पैदा हो गई कि जब यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है तो ये अपने बेटे को कैथोलिक रीति रिवाज से ही पालेगा, कैथोलिक लोगों से इसी शिक्षा ग्रहण करवाएगा, और जो कैथोलिक लोगों के अनुसार शिक्षा लेगा जो व्यक्ति, वो कैथोलिक धर्म का ही अनुयायी बनेगा। और इस तरह से ये पूरे ब्रिटेन में कैथोलिक धर्म का ही वर्चस्व होगा, ठीक है, कैथोलिक धर्म का ही वर्चस्व होगा पूरे ब्रिटेन में। और ये बात वहाँ के लोगों को फिर खटक गई, ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाह रहे थे, ब्रिटेन के लोग बिल्कुल नहीं चाह रहे थे कि देश में कैथोलिक धर्म को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि कैथोलिक धर्म के पुराने जो नीति नियम थे, पुराने जो कानून थे, वो सब देख चुके थे, उनसे त्रस्त आ चुके थे। वही सब करके उन्होंने, जो वहाँ के राजा है या वहाँ के जो लोग हैं, वो प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हुए थे, प्रोटेस्टेंट धर्म के अनुयायी हुए थे या प्रोटेस्टेंट धर्म को बढ़ावा दे रहे थे, क्योंकि प्रोटेस्टेंट धर्म सुधारवादी नीतियों को आगे बढ़ा रहा था। और इसी वजह से वहाँ के लोग चाह रहे थे कि भाई जो हमारी राजगद्दी है, राजगद्दी पर जेम्स द्वितीय की बेटी बैठे, ना कि उसका पुत्र। और इसी के फलस्वरूप उन्होंने
मैरी को बुलावा भेजा, देश में बुलाया और उसे राजगद्दी पर बैठने का अनुरोध किया। इसके फलस्वरूप क्या हुआ कि जब मैं राजगद्दी पर मैरी बैठने की जो प्रक्रिया चालू हुई, तो जितने भी जेम्स द्वितीय के जो साथ वाले लोग थे या जेम्स द्वितीय के जो पक्ष के लोग थे, वो भी सब आकर मैरी से मिल गए, मैरी की सेना में मिल गए या मैरी के पक्षधर लोगों के साथ मिल गए। और इससे जो राजा था, जो जेम्स द्वितीय था, वो अकेला पड़ गया और वो जो राज्य की मोहर को टेम्स नदी में फेंककर उसने टेम्स नदी में फेंकी और खुद फ्रांस भाग गया। ठीक है, अपने आप वो फ्रांस भाग गया राज्य की मोहर को टेम्स नदी में फेंककर। और इस तरह से वहां क्या हुआ कि बिना खून की एक भी बूंद बहाए वहां पर क्रांति हो गई, सत्ता परिवर्तन हो गया। तो ये था इंग्लैंड की क्रांति किन कारणों से हुई है, अभी हमने ये देखा है। अब आगे कल हम देखेंगे कि इसके परिणाम क्या हुए हैं, और इसके बाद ही हम इंग्लैंड की क्रांति में साथ कल कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी देखेंगे कि वहां पर जो अधिकारों का घोषणा पत्र था वो क्या था, मैग्ना कार्टा क्या था, संसदीय व्यवस्था वहां पर कैसे लागू हुई, क्योंकि आगे हमें संसदीय व्यवस्था पढ़नी है, पूरी संसदीय व्यवस्था पढ़नी है। तो कल हम वहां से स्टार्ट करेंगे कल के लेक्चर में, और मुझे लगता है कि कल के लेक्चर में इंग्लैंड की क्रांति हमारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।